विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मः ततः सुखम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज रविवार के उस कार्यक्रम में जहां आप लोग मुझ पर भरोसा करके देश के विभिन्न हिस्सों से मुझे कुंडलियां भेजते हैं और अपने सवाल पूछते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले ये कुंडली जो है गुजरात के राजकोट से आई है, काजल पटेल जी की। पहले मैं, जैसा आप लोग जानते हैं, शुरुआत कार्यक्रम की माता बहनों के कुंडलियों से ही करता हूं। तो पहली कुंडली काजल पटेल जी की है। इनके विवाह के बारे में इन्होंने पूछा है। डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1982, 8:25 और हाँ 4 मार्च 1982 ही है, 8:25 सुबह में, राजकोट गुजरात से। आइए देखते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली। काजल पटेल जी की कुंडली बनती है मीन लग्न की। यहां 12 नंबर लिखा है लग्न में, और लग्न के अधिपति गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं। ये ठीक नहीं होता है, कमजोर हो जाते हैं यहां, क्योंकि लग्न के अधिपति अष्टम में जाते हैं तो व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लग्न खाली है। और लग्न पे जरा देखिए तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं कहां? लाभ भाव में। और यहां के अधिपति होकर के शनि आकर के सप्तम भाव में बुध की राशि में, जहां के अधिपति शुक्र के साथ बैठे हैं। विवाह का सुख है पर विलंब है, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव लग्न पे है और लग्न कमजोर हो रहा है। दूसरी बात, वैवाहिक सुख जहां से देखा जाता है वहां पे चंद्रमा और राहु का प्रभाव है। यहां पे चंद्रमा आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के हैं। ये हैं शुभ ग्रह, पर फिर भी राहु के साथ अगर उनका कंजंक्शन देखता हूं तो हालांकि काफी दूर से हैं वो। 5 अंश के चंद्रमा, 27 अंश के राहु, और राहु यहां बैठ जाते हैं तो विवाह में विलंब आदि की समस्याओं को देने वाले होते हैं। राहु के प्रभाव को गुरु के ऊपर देखा जा रहा है। अष्टम भाव के अधिपति जाकर के शुक्र लाभ में बैठे हैं। ये सांसारिक सुख और भोक्ता बनाते तो हैं, पर पंचम भाव को अष्टमेश देख ले रहे हैं, इस वजह से भी परेशानियां बन रही हैं। पंचम भाव वैवाहिक और पति सुख का होता है, दाम्पत्य के सुख का होता है। यहां से पति का विचार किया जाता है, यहां का अधिपति ग्रहण में जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं कुंडली में परेशान कर रही हैं। और अभी गोचर में भी अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली से गुरु का गोचर थोड़ा ठीक नहीं जा रहा है, और बुध का भी गोचर अगर देख रहा हूं तो आपकी राशि से ठीक नहीं जा रहा है। शनि का भी गोचर अगर देख रहा हूं तो शनि का गोचर ठीक जा रहा है, पर वो एक अलग तरीके का परिणाम देगा। वहां पे उसका संबंध यहां से नहीं होना। और गुरु का गोचर जो होगा वो अप्रैल में बदलने वाला है। उसके बाद ही आपकी स्थितियां विवाह की बन रही, मतलब 2021 के अप्रैल के बाद आप प्रयास करिए। निसंदेह सितंबर अक्टूबर तक योग बन रहे हैं, पर इस कुंडली में विवाह विलंब से होने के आसार हद से ज्यादा हैं। आप पहले ही 1982 की हैं, और सुख भाव में गुरु नवमांश कुंडली में अकेले बैठे हैं। ये ठीक नहीं होता है, थोड़ी सी कमजोरी है। आपको शिव जी के मंदिर में जा करके अगर विवाह जो करना चाहती हैं, मैं 6 महीने की बात कहता हूं, शिव जी के मंदिर में जाकर के मनाइए और बिल्कुल बात हो जाएगी। उसके लिए आपको मुझसे संपर्क करना होगा, मैं वो मंत्र दूंगा, वो आपको जपना होगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। आपकी दशा अभी शनि की चल रही है, जो आपकी कुंडली के लिए देख ही रहे हैं, लाभ और 12वें भाव का अधिपति है। और अंतरदशा में वो ग्रह जो आपकी कुंडली में एक्टिव है वो सप्तमेश है। तो अंतरदशा का ग्रह एक्टिव है, और नवमांश कुंडली में भी अगर विचार करता हूं तो वो अष्टमेश हो जा रहा है। इस वजह से वो ग्रह उतना फलदायी नहीं हो रहा है जितना उसको होना चाहिए था, और ये आपकी कुंडली में समस्याओं को देने वाला हो रहा है। अब जरा विचार कर लीजिए आप खुद ही कि जहां सप्तम भाव में 2 पापग्रह बैठे हों, उसमें से भी दोनों वक्री हैं। और कल ही मैंने चर्चा करी थी कि ग्रह को अशौच लग जाता है, ये उतना परिणाम नहीं दे पाता है जितना उसको देना चाहिए, और मुश्किलात पैदा करता है। आपकी कुंडली के लिए वो व्यय का अधिपति होकर के सप्तम में आ रहा है, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति बुध अष्टम भाव के अधिपति शुक्र के साथ बैठ करके जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। तो सप्तमेश भी प्रभावित हुए। सप्तम भाव के अधिपति जो बनते हैं बुध, वो जाकर के धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, जो आपकी कुंडली का भाग्येश होता है, जहां का अधिपति मंगल सप्तम में आ रहा है। भाग्य का सुख है,
भाग्य का सुख है, दाम्पत्य का भी सुख है, और स्थितियां भी ठीक हो रही हैं क्योंकि दो दो शुभ ग्रह का प्रभाव यहां पड़ रहा है। पर शुभ ग्रह यहां पे अच्छे भाव का अधिपति नहीं बन रहा है। ऐसा इसलिए कि जरा विचार करिए तो वो सप्तम भाव का अधिपति है और अष्टम के अधिपति के साथ बैठा है। लग्न कमजोर क्योंकि लग्न में गौण राशि बनी, यहां पे वो सामान्य फलदायी हो जाते हैं और व्यक्ति आलसी भी होता है। यहाँ पे गुरु अष्टम में जा रहे हैं, ये सब स्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं कमजोरी को दिखा रही हैं। सप्तम भाव के अधिपति कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखता हूं तो पापकर्त्री में भी जा रहे हैं क्योंकि आगे सूर्य का कमजोर हो जाना भी दिख रहा है। यहाँ के धार्मिक कृत्य भाव के अधिपति शनि जैसे पापग्रह 12वें भाव के अधिपति के साथ जुड़ जाने के कारण भी व्यक्ति के साथ धार्मिक कृत्य नहीं होते हैं। ये सारी स्थितियां मैं देख रहा हूं तो थोड़ी सी समस्या तो बन रही है, पर शिव जी को मनाना होगा, माता पार्वती को मनाइए, निस्संदेह समस्या टल जाएगी। अब अगली कुंडली की तरफ आते हैं। अगली कुंडली पठानकोट पंजाब से आई है। 16 अगस्त 2010 20:35 संदीप पठानिया जी की आईडी से इन्होंने अपने बेटे की कुंडली भेजी है और ये कुंडली भी मीन लग्न की ही बनती है। मीन लग्न के अधिपति और लग्न में ही गुरु हैं पर वो वक्री हैं, तो ये थोड़े से कमजोर तो जरूर होंगे क्योंकि 8 अंश के हैं और जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र, जो कि 12वें और 11वें भाव के अधिपति होकर के आकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं और उनके साथ बैठे हैं मंगल और शुक्र अष्टम भाव के अधिपति। तो जरा विचार करिए, 12वें के अधिपति सप्तम में आकर के लग्न को देखे, अष्टम के अधिपति सप्तम में आकर के लग्न को देखे और भाग्य के अधिपति का संयोग किसके साथ हुआ? 12वें और अष्टम के अधिपति के साथ। इस वजह से भाग्य का बल कमजोर हुआ और व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर होने के पीछे और स्वास्थ्य में कमजोरी आने के पीछे इसी का प्रभाव है, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव लग्न पे जा रहा है, शुक्र का प्रभाव लग्न पे जा रहा है। पापक ग्रह कभी अपना प्रभाव निगेटिव दे सकते हैं और ऊपर से जब दशा शनि मंगल राहु केतु की चले तो और वो एक्टिव हो जाते हैं अपने निगेटिव प्रभावों को देने के लिए। दूसरी बात बता देता हूं, समस्या की जड़ यहां है क्योंकि जन्म कुंडली में पंचम भाव में सूर्य बैठे, ये व्यक्ति को जिद्दी बनाएंगे। गुरु लग्न में बैठे हैं तो लग्न कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखा रहा है। ऊपर से चंद्रमा को जरा देखिए तो अष्टम में गया, तो व्यक्ति के निर्मल होने का जो प्रभाव होता है और जो प्रमाण देता है वो चंद्रमा देता है। बुध और चंद्रमा ये दो ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं, व्यक्ति संतुलन में रहता है। अगर इनकी कुंडली में मैं बुध की बात करता हूं तो वो पूर्वा फाल्गुनी में बैठा है और वो मृतप्राय है डिग्री में, क्योंकि बुध की डिग्री 24 अंश की है। तो जरा विचार करिए, वो रोग में बैठा और चंद्रमा भी अष्टम में, तो ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं भाव से कमजोरी में जा रहे हैं। ऊपर से सूर्य व्यक्ति को कमजोर बना रहे हैं, जिद करने वाला बना देते हैं और दशा भी शनि की चल रही है, तो शनि मंगल का प्रभाव है। राहु यहां केंद्र में, शनि यहां केंद्र में, मंगल यहां केंद्र में, अष्टमेश केंद्र में और पापग्रह के बाद अगर विचार करिए तो गुरु वक्री हैं तो अपने प्रभावों को वो क्षीणता से युक्त कर रहे हैं। इस वजह से ये बात बनती है। गुरु और सूर्य दो ऐसे ग्रह जो व्यक्ति के पंचम भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो व्यक्ति को जिद करेंगे, हट्ठी बनाएंगे, गुस्सा करेगा। और वैसे भी जन्म कुंडली में अगर विचार करिए तो चंद्रमा नीचे है और नीचा विलासी भी है, क्योंकि नीचे है होता है ये भाव, नीच वाला भाव होता है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो चंद्रमा की मूलतया 8 नंबर की राशि बनती है जो वृश्चिक राशि। चंद्रमा यहाँ के अधिपति यहाँ के नीच हो जाते हैं यहाँ आकर के काल पुरुष की कुंडली में, तो यहाँ पे वो कमजोर से हो रहे हैं प्रतीत। और ऐसी स्थितियों में ये शनि की दशा भी है ऊपर से काम कर रही है। इस जातक को गले में चांदी का चंद्रमा पहनाइए, ये पहली बात है। और ऊपर से एक बात और है कि गुरु और चंद्रमा का जो प्रभाव है वो षडाष्टक का बन रहा है। गुरु और बुध का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं 6ठे 8वें का बन रहा है, ये कमजोर हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति को, अभी तो ये 10 साल का हो गया है बच्चा, तो कम से कम बहुत अच्छे तरीके से मैं अगर समझता हूं तो सुबह सोने मत दीजिए ज्यादा देर तक। और दूसरी बात कि इसको हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, इसके हाथ से ही कम से कम पितरों को जल अर्पित करवाइए या शाम को दिया जलवाने को कह दीजिए। शाम को पितरों के निमित्त इसके नाम से, इसके हाथ से दिया जलवाइए। पितरों के आशीर्वाद में कमी होने से व्यक्ति कई बार उटपटांग हरकतें करता है। पितरों का आशीर्वाद जब नहीं मिलता है तो कुल का जो दीपक होता है वो कई बार अपने प्रभावों को कमजोर कर देता है या उसको तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और शनि की दशा है, वैसे भी शनि मंगल का प्रभाव है लग्न पे, तो व्यक्ति निस्संदेह
जिद और गुस्सा तो करेगा। और पिछले 2-3 साल से इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, 2016 के एंड के बाद से, ये मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ, क्योंकि तभी से शनि में शनि आए हैं और शनि की महादशा चल रही है। वैसे भी इनकी कुंडली के लिए वो पापी भाव के अधिपति हैं, एकादशवां भाव पापी भाव होता है, और यहाँ के अधिपति होकर के धन का तो लाभ देंगे, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के प्रभावों को निगेटिव ज़्यादा ले जाते हैं। तो ये स्थिति, हनुमान चालीसा का पाठ, देर तक सोए नहीं, और शाम के शाम प्रत्येक दिन इस बच्चे के हाथ से घी का दीपक जलवाया करिए। और अगर कुछ संदेह हो तो निसंदेह मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली लेने से पहले मैं उन लोगों के नाम बता दे रहा हूं जिनकी कुंडली का मैंने पिछले रविवार को कुंडली देखी थी। ये नाम है, सबसे पहले कविता पांड्या जी की कुंडली थी, गगन सिंह जी की कुंडली देखी थी, गोल्डी धाडा जी की कुंडली थी, रेखा देवी जी थी जिनकी कुंडली का सवाल मैंने उत्तर दिया था, नवीन वंशल जी थे, इंदु शुक्ला, भुवनेश चंदर जी थे, और सुखविंदर कौर जी थी, दीपक वर्मा जी थे, और तनीषा जी की कुंडली ली गई थी। इस बार अभी 2 कुंडलियां देखी हैं और तीसरी कुंडली पे आ गया हूं। इनका नाम है योग्यता, डॉक्टर योग्यता शाक्या, ये इनका नाम है, योग्यता शाक्या। डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1987, 5:15, और मोरेना मध्य प्रदेश से ये कुंडली मिथुन लग्न की बनती है। सवाल है कि आप प्रोफेसर बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि लग्न में 2 शुभ ग्रह, और वो भी विद्वान ग्रह, शुक्र स्वयं विद्वान और बुध बुद्धिमत्ता का तीक्ष्ण करने वाला ग्रह, ऊपर से भी पंचम भाव के अधिपति आपकी कुंडली के लग्न में है। मतलब समझते हैं आप इसका क्या होता है? इस कुंडली में अगर कमजोरी के तौर पे मैं देख रहा हूं तो 2-3 चीजें, सिर्फ एक चीज, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। कृष्ण पक्ष के 10वीं का चंद्रमा, ये आपको परेशान कर सकता है, और सूर्य पे राहु का प्रभाव। ये सूर्य आपकी कुंडली के बनते हैं मेहनत भाव के अधिपति, जिस पे राहु के प्रभाव होने से व्यक्ति मेहनत तो करता है, पर कहीं ना कहीं उसको उसके आत्मविश्वास में कमजोरी से देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि वो उच्च के हैं पर 12वें हैं। सूर्य और चंद्रमा को 12वें नहीं जाना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं अपने प्रभावों को कमजोर भी करते हैं। इस वजह से इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपके पास योग्यता भी है और क्षमता भी है, और आप बन भी सकते हो, पर उसमें कमजोरी कहीं से भी अगर आ रही है तो आपके आत्मविश्वास में और आपके मन में मन लगाइए, भटक रहा है, और निर्णय लेने में दिक्कत ना करें। क्योंकि आपकी कुंडली में अगर ज्ञान के कारक गुरु की बात करता हूं या पंचम भाव के अधिपति शुक्र की बात करता हूं, तो लग्न में है, शुभ ग्रह के साथ है, जो कि जन्म कुंडली का सुखेश है, तो केंद्र के अधिपति बुध और त्रिकोण के अधिपति शुक्र, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग जन्म कुंडली के लग्न में बने तो महाराज जी आपको पता नहीं है ये क्या होता है। ये बहुत ऊंची और बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो कमजोरी, मैंने जो बात कही थी, एक चंद्रमा कमजोर, क्योंकि वो कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि का है, वो अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है, तो व्यक्ति का मन मस्तिष्क छत विछत होता है। मंगल सूर्य से अस्त है, और पराक्रम भाव के अधिपति सूर्य पे राहु का प्रभाव और मंगल पे भी राहु का प्रभाव, वो कहीं ना कहीं उसको दबोच भी रहा होगा। तो पराक्रम में दिक्कत मत करिएगा, लग के रहिएगा। हालांकि आपको बाय नेचर, चूंकि आप मिथुन लग्न के हैं, तो मेहनत करने पे तुरंत ही सफल भी हो जाएंगे। अब यहां पे आपकी कुंडली में मैं चतुर्विशांसा देखना चाहूंगा। D24 चार्ट जो विद्या अध्ययन के लिए देखा जाता है, और विद्या में उच्च शिक्षा को और बेहतर व्यक्ति के एजुकेशन ग्राफ को देखा जाता है, वहां पे बुध की ही राशि बनेगी, और लग्न के अधिपति होकर के बुध वहां पराक्रम भाव में बैठे हैं। चतुर्विशांसा चार्ट इसी तरीके का बनेगा। यहां पे 3 नंबर की राशि बनी है और बुध पराक्रम में गए हैं। साथ ही साथ शुक्र और चंद्रमा यहां बैठे हैं, ये अद्भुत है। और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, ये पद देने वाले सिंहासनारूढ़ व्यक्ति को बनाते हैं, प्रतिष्ठापन्न बनाते हैं, और व्यक्ति को साथ ही साथ चंद्रमा भी बेहतरीन हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी धन भाव के अधिपति होते हैं, और दशम में आकर के उच्च के शुक्र के साथ अपने बेहतरीन स्थिति को दिखाते हुए बन रहे हैं। आगे बढ़िए। सूर्य भी आपकी कुंडली की चतुर्विशांसा चार्ट में नीच का हो रहा है, और उस पर राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं है। इस वजह से मैं बार बार ये कहता हूं कि यहां पे थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य चतुर्विशांसा में नीच के हो जाते हैं, और लग्न कुंडली में भी राहु के ऊपर से उनका प्रभाव, राहु से वो प्रभावित हो रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, योग्यता जी, आप अपने आत्मविश्वास को इकट्ठा करिए, सूर्य की पूजा करिए, रविवार के दिन नमक न खाइए, और कम से कम हो सके तो उपाय यहां तो नहीं बताऊंगा, पर बात जरूर कहता हूं कि एक बार संपर्क मुझसे जरूर कर लीजिएगा।
पैसे नहीं लूंगा, घबराइएगा मत। अब अगली कुंडली की तरफ आते हैं। अगली कुंडली द हिडन ट्रेजर के नाम से है, सूरतगढ़ राजस्थान से 25 जुलाई 1978 18:45 से इन्होंने पूछा है सूर्य की दशा के बारे में बताइए। जरा गौर करिए, आपकी कुंडली धनु लग्न की बनती है जहां सूर्य भाग्येश होते हैं। भाग्येश की दशा अच्छी जाती है, पर क्या वो वाकई अच्छी जाएगी? पर अंतर के ग्रह को देखना होगा। अंतर दशा में है शुक्र, जो आपकी कुंडली के लिए बनते हैं रोग के अधिपति। ये दोनों ग्रह बैठे कैसे हैं? शुक्र आगे और जन्म कुंडली में सूर्य पीछे। भाग्य के अधिपति का अष्टम में जाना, ये दशा आपके लिए अच्छी जानी चाहिए थी या अच्छी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भाग्येश की दशा है जो इस कुंडली में कारक होते हैं। पर क्या वाकई? तो जरा गौर करिए। तो भाग्य के अधिपति होकर के अब कुंडली की पोजीशन पे आइए तो अष्टम में बैठे हैं, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, जहां का अधिपति चंद्रमा अष्टमेश होकर के केतु के साथ ग्रहण में है। जिस राशि में बैठे हैं सूर्य, उस राशि का अधिपति मीन का है, जिसके अधिपति गुरु सप्तम में आ रहे हैं। ये मिथुन राशि में, हालांकि ये यहां पे ठीक होंगे लग्न के लिए, पर इस सूर्य को अतिरिक्त बल मिला कहां? नहीं मिला, क्योंकि केतु की उस पर दृष्टि है, वो राहु केतु के प्रभाव में है, अपने नीच की राशि से केंद्र में आ रहा है और उच्च की राशि से केंद्र में। अष्टमस्थ सूर्य परेशान करते हैं, और बिल्कुल परेशान करते हैं, क्योंकि जिस ग्रह के साथ वो दशा में आ रहे हैं, अंतर दशा में, वो ग्रह के साथ द्विद्वादश के संबंध में है। ये परेशानियों का सूचक भी हो सकता है, ये बात समझने वाली है, क्योंकि दरअसल आपकी कुंडली में वो पापी भाव का अधिपति है और अष्टमेश के साथ उसका कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है। एकादशमें का लाभ और भाग्य के अधिपति का संबंध जब बनेगा दशा में तो बात अच्छी होगी। पर क्या वाकई? क्योंकि वो रोगेश भी तो होते हैं। रोग के अधिपति होकर के भाग्य को रोग लगाए और भाग्य के अधिपति होकर के अष्टम में गए, नुकसान हुआ। और साथ ही साथ वो राहु केतु के प्रभाव में सूर्य, और आपकी कुंडली में तो वैसे भी वो आधा फल कर रहे हैं क्योंकि समराशि के वृद्ध अवस्था में बैठे हैं। अब इसी को जरा नवमांश में लेके आइए। नवमांश कुंडली में सूर्य आपके कर्म के लिए ठीक बन रहे हैं, दाम्पत्य के लिए ठीक होगा, कर्म प्रभावित नहीं है, पर वो नीचा विलासी हो रहे हैं क्योंकि यहां पे 6 नंबर की कुंडली बन रही है। तो आत्मविश्वास में कमजोरी ना करिएगा, ऐसी स्थितियों में आपका कर्म प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात बता दूं, इसी स्थिति को मैं D10 चार्ट में लेके आता हूं। यहां पे सूर्य मंगल के साथ बैठे हैं भाग्य भाव में, वृषभ राशि के अधिपति शुक्र जाकर के उच्च के होकर के बैठे हैं। सुख है, कर्म का भी ठीक है, वहां पे भी कोई परेशानी नहीं देख रहा हूं। पर जरा विचार करिए तो जन्म कुंडली में वो बनते हैं 12वें भाव के अधिपति। D10 चार्ट में 12वें भाव के अधिपति होने के कारण कहीं ना कहीं कमजोरी भी होगी, क्योंकि ग्रह पहले ही समराशि का वृद्ध है, तो कमजोरी तो वहां मिली है उसको। उसके बाद वो लग्न कुंडली में भाग्य का अधिपति होकर के अष्टम में गया है, जिस ग्रह के साथ अंतरदशा में है उससे प्रभावित होगा तो द्विद्वादश के संबंध में है। नवमांश कुंडली में नीचा विलासी हो रहा है और दशमांश कुंडली में वो 12वें भाव को पकड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां भी कमजोर होगा, पर भाग्य का साथ देता रहेगा कर्म में। अब जरा इसी कुंडली को मैं होरा चार्ट में देखता हूं तो ये ग्रह आपकी कुंडली में सामान्य जाने वाला है। सामान्य सामान्य सामान्य। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली शिव सिंह जी की आईडी से है। ये शिकायत कर रहे थे कि आप मेरी कुंडली नहीं लेते हैं, श्रीमान क्षमा करें। 18 अक्टूबर 1972 8:20 झांसी उत्तर प्रदेश से ये कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली बनती है, नौकरी करूं या व्यवसाय। 1972 के हैं आप और तुला लग्न की कुंडली बनती है। ध्यान से समझिएगा, लग्न के अधिपति का लाभ में जाना और लाभ के अधिपति सूर्य का लग्न में आना, पर वो नीच भंग भी होगा उनका, क्योंकि परिवर्तन योग भी बन रहा है, लग्नेश का लाभ है इसके साथ, तो ये एक स्थिति है। पर लग्न में बैठे हैं बुध, जो कहीं ना कहीं 12वें भाव के अधिपति हैं, और पराक्रम भाव में मंगल बैठे हैं, जो कि द्वितीय भाव के अधिपति यानी कि धन भाव के अधिपति होकर के धन के आगमन को कमजोर कर रहे हैं। और आपने पूछा है सवाल कि व्यवसाय करूं या नौकरी। अगर नौकरी की उम्र बची हो तो अगले 2 साल, उसके बाद व्यवसाय करना शुरू कर दीजिएगा। आप तुला लग्न के हैं, विचार पहले ही थी आपकी कुंडली में कि आपको व्यवसाय कर लेना था, क्योंकि लग्न के अधिपति शुक्र चंद्रमा को देख रहे हैं, ये दोनों व्यवसायिक ग्रह होते हैं। और आपकी कुंडली में नौकरी वाली स्थिति जो देख रहा हूं वो थोड़ी कमजोर ही देख रहा हूं। व्यक्ति हर बार अंतिम में जाकर के छंट जाता है और अंतिम में जाकर के उसकी शिकायतें होती हैं, इतनी अंकों से मैं फिर नहीं, मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया मैं। क्यों ऐसा? क्योंकि चतुर्थ जो दशम स्थान के अधिपति हैं, इस भाव में ये कैरियर क्यों रूठा है? क्योंकि इस भाव के अधिपति को जरा देखे तो अकेला बैठा है और वो चंद्रमा है। कोई भी ग्रह अगर इसको अगर बल नहीं दे रहा है तो वो परेशान हो रहा है। हालांकि वो लग्नेश से देखा जा रहा है, उसको बल है, व्यक्ति के पास बुद्धि है, बुद्धिमानी भी है और व्यक्ति पूरा दम भी लगा के बैठा हुआ है,
पर चंद्रमा को अतिरिक्त बल नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अगर देख रहा हूं मैं तो केमद्रुम में जा रहे हैं। हालांकि इसके चौथे शनि बैठे हैं पर पापक ग्रह हैं, और इससे चौथे में कोई ग्रह नहीं है। इससे चौथे में पापक ग्रह, जहां पे शुक्र की राशि बनी है वो लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है, और लाभ में बैठ करके चंद्रमा को देख रहा है जो कि दशम स्थान का अधिपति है। प्रभाव है, व्यक्ति की कुंडली में नौकरी के योग हैं, पर सूर्य कमजोर हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि लग्न में ही वो नीच का है। प्रभाव करेगा वो नीच का अपना जरूर कम, और बुध भी नौमांश में जाकर के नीच के हो जा रहे हैं, और वो भी दशम भाव में ही। दशम भाव खाली तो भाव कमजोर, दशम भाव के अधिपति अकेले तो भाव कमजोर। दशम भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि जो कि जन्म कुंडली में नीचा विलासी हो रहा है, कन्या राशि की तरफ सूर्य शुक्र नीच हो जाते हैं, तो ग्रह का बल कम हुआ। तो ये स्थिति, ऊपर से लग्न में ही सूर्य नीच के, तो अगर इसमें दोष देना चाहें तो कई सारी स्थितियां बन जाती हैं। दशमांश को देख लीजिए, आपकी कुंडली में D10 चार्ट में लग्न कर्क का बनता है, और लग्न के अधिपति चंद्रमा आपकी कुंडली में जाकर के बैठे हैं अष्टम भाव में, प्रभाव हुआ कमजोर। दशम भाव के अधिपति आपकी कुंडली में मंगल बनते हैं, वो नीच के सूर्य के साथ बैठे हैं। तो आपको अपना काम भी कर लेना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली के लग्न चार्ट में अगर मैं देख रहा हूं तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन सभी में सूर्य ज्यादा अच्छे देख रहे हैं षडबल में, और दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठा है वो मंगल आपकी कुंडली के दशमांश चार्ट में गौर करिए नीच के सूर्य के साथ बैठा था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई कि दशमांश चार्ट में जो बनती है स्थिति, यहां का अधिपति मंगल बनता है और वो यहां बैठा है सूर्य के साथ जो कि नीच के होते हैं, तो ये कमजोर हो रहा है। कहीं ना कहीं यहां का अधिपति जिस ग्रह के साथ बैठा है वो मित्र है उसका, पर वो नीच तो है ना, अपने प्रभावों को कमजोर तो कर रहा है, और वो सूर्य हर जगह के चार्ट में कमजोर भी दिख रहा है। तो इस वजह से आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी वाला जो क्षेत्र है वो काफी मशक्कत करने के बाद आपके पास सटेगी। पर अगर दशा में देखता हूं तो दशाओं के क्रम में अभी आपके ऊपर से शनि में चंद्रमा चल रहे हैं। अब जरा विचार करिए तो शनि आपकी कुंडली के लिए पंचम और चतुर्थ के अधिपति योग कारक होते हैं ये, और जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं अष्टम भाव में। तो पंचम और चतुर्थ के अधिपति सुख कहां से देंगे जब वो अष्टम में जा रहे हो? तो कमजोर तो होगी ना बात, क्योंकि यहां से आपको जो अपने बल पे इकट्ठा करने वाली बात होती है, धन, जायदाद, संपत्ति, श्रेष्ठ लाभ, विवाह आदि की स्थितियां, इन सबके सुखों को लेकर के वो मृत्यु भावगत हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, और वो भी उसको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई शुभग्रह कोई प्रभाव ही नहीं दे रहा है। तो इस वजह से ये चीजें कमजोर हो रही हैं, और यही कारण है कि जीवन का सुख कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बजरंगबली की आराधना करनी चाहिए। उठा करके पगड़ी उनके माथे पे रखिए, उनके चरण में रखिए अपने माथे से उठा करके, और मनाइए कि हे प्रभु, और आप ही की और आपका ही सहारा है। क्योंकि दरअसल अब ये स्थिति मैं कठिनाई से युक्त होता देख रहा हूं। शनि में चंद्रमा है, चंद्रमा आपकी कुंडली के दशमेश होते हैं। 21 के 11वें महीने तक भी नौकरी के योग एक बार प्रयास करके देखिए। पर वस्तुतः मैं शनि में राहु आने से पहले आपको कहीं यही कहूंगा कि प्रयास करिए कि अपना खुद का व्यवसाय किया जाए। अब जो मन में आए उसको ही शुरू कर दीजिए, जो भी मन में आता हो, क्योंकि वो ग्रह और नक्षत्रों के प्रेरणा के आधार पर ही बातें बनती हैं। पर आपकी कुंडली में बुध बढ़िया है, षडबल में बलवान है, तो व्यवसाय बिल्कुल कर लेना चाहिए, बिल्कुल ही कर लेना चाहिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता है। इशिका विथ डी, ADDY है। अब पता नहीं ये क्या है, मुझे नहीं पता, पर गाजियाबाद से ये कुंडली है उत्तर प्रदेश में। 16 जनवरी 2008 17:45 की ये कुंडली। इसके बारे में इनके माता पिता ने शायद पूछा है कि इसके करियर के बारे में बताएं। चंद्रमा है दशम स्थान में और कर्क लग्न की कुंडली है, कार्मिक है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि मकर के सूर्य बैठे हैं बुध के साथ, बुधादित्य योग भी है, और कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त नहीं है, और कोई भी ग्रह इनकी कुंडली में नीच का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मंगल भी 3 नंबर में, शनि भी 5 नंबर में, शुक्र भी 8 नंबर में, गुरु भी 9 नंबर में, सूर्य बुध का दशम स्थान में 10 नंबर की कुंडली में बैठना, राहु 11 स्वराशि के, चंद्रमा लग्न के अधिपति होकर के दशम स्थान में। कोई भी ग्रह नीच का नहीं है, पर वक्री हैं 2 ग्रह जन्म कुंडली में, मंगल और शनि। ये थोड़े कमजोर होंगे कुंडली में प्रभावों से। अब जरा विचार करिए तो जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति का दशम में जाना व्यक्ति के करियर को सपोर्टिव और करियर को सपोर्ट करने वाले बनाएंगे। व्यक्ति करियर को लेकर के पॉजिटिव है और काम भी अच्छा करता है, क्योंकि सूर्य भी लग्न को देख रहे हैं जो कि धन भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति के पास धन की समस्या नहीं होनी चाहिए, पर व्यक्ति खर्चीला है। क्यों ऐसा? क्योंकि पंचम भाव का अधिपति 12वें गया है, तो विवाह वगैरह मिला करके करिएगा। 12वें के मंगल हैं और वैसे भी उनके ऊपर राहु का भी प्रभाव है, तो पंचम भाव के अधिपति के ऊपर राहु का प्रभाव और पंचमेश के ऊपर भी राहु का प्रभाव, और पंचम भाव से केंद्र में जाना ये ठीक नहीं होता है। विवाह मिला करके हो
और कैरियर में व्यक्ति के पास नौकरी की स्थितियां भी हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जन्म कुंडली के दशम स्थान का जो भाव होता है वो नौकरी का भाव होता है, कैरियर का भाव होता है, कर्म स्थान है, और वो बन गई है जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में। इस कुंडली के लिए शनि मारक हो जाएंगे, जाकर के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो अब जरा विचार करिए, तो शनि की राशि में सूर्य और सूर्य की राशि में शनि, तो यहां पे ये दोनों परिवर्तन कर रहे हैं, तो कमजोर भी होंगे। इस वजह से व्यक्ति को कई बार मुंह फट बना देते हैं और बोलने से पहले व्यक्ति कई बार सोचता भी नहीं है, और कष्ट भी हो सकता है, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव है लग्न के पीछे। लग्न के एक तरफ मंगल, दूसरी तरफ शनि, तो ये कमजोर होता है। व्यक्ति को अपने व्यवहार को स्पष्ट बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए, श्रेष्ठ बनाना चाहिए। आप कर्क लग्न की हैं तो इमोशनल ज्यादा है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। भावनाओं में बह करके अपना कई बार नुकसान भी व्यक्ति करता है। शुक्र की दशा चल रही है जो कि लाभेश है, और आपकी कुंडली के लिए वो सुखेश भी होता है। जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा है। अभिविद्या अध्ययन की बारी है पूरे तरीके से, और कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा विचार कर लीजिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। आपकी कुंडली के लिए वो अनुकूल ही होंगे, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि चंद्रमा भी जन्म कुंडली में अगर देखता हूं तो दशम स्थान में अगर बैठ रहे हो और उसके ऊपर से किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, पर गुरु देख रहे हैं, ये गजकेसरी योग का निर्माण करा रहा है, और दशम स्थान में चंद्रमा उच्चाभिलाषी भी हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए, और निस्संदेह जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। इशिका जी की जो भी है, ये स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव है तो स्वास्थ्य को कभी कभी निचोड़ देता है। राहु का अष्टम भाव में जाना कई बार कई प्रकार की समस्याओं को देने वाला भी होता है। विवाह मिला करके ही करना होगा। अभी दशा ठीक चल रही है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली प्रदीप पारेख जी की है। यह है जयपुर राजस्थान से, 17 जनवरी 1976 12:30 पे। बचपन से मिली गरीबी का उपाय और गरीबी का कारण एक हो सकता है, वो मेरे हिसाब से काम ना करना और दूसरों के सहारे बैठा रहना, ये भी हो सकता है। और आपको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, काम तो करनी होगी, और उसके लिए आप किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते। ये एक कारण हो सकता है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि व्यक्ति को प्लेटफॉर्म ढूंढने नहीं आया कि वो क्या करे और क्या ना करे, और हो सकता है कि वो दिमाग में ना आ रहा हो, तो उसके पीछे के कारण को समझते हैं। गुरु 12वें हैं, ये कमजोर। मंगल यहां भटका रहा है। शनि चंद्रमा का विष दोष सुख भाव में, सूर्य बैठे थे, मौका दे रहे थे, पर वो मकर राशि के थे, जिसका अधिपति शनि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठा था। उस पर शनि और सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं नेगेटिव भी जा रहा था। आपको प्रयास कर लेना चाहिए था। और ऊपर से शुक्र जो जन्म कुंडली के सप्तम भाव के आय का ये भाव होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका ये 5वां 9वां होता है, तो इसका भाव यहाँ के अधिपति अष्टम में गए। ये कमजोर व्यक्ति के सांसारिक सुखों के प्रभावों को छीन लेते हैं। सूर्य बुध के साथ बैठे हैं, जहां पे बुध आपकी कुंडली में वक्री हैं, और वक्री ग्रहों की संख्या 3, वक्री ग्रहों की संख्या 3 है। जहां सूर्य भी आपकी कुंडली में उत्तराखाड़ा नक्षत्र में बैठे हैं। ये सूर्य अपने ही नक्षत्र में हैं। बुध श्रवण के बैठे हैं, जो विष दोष लगा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि सुख में विष दोष लगा है। 3 अंश के चंद्रमा और 6 अंश के शनि, और ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। उसके बाद बताता हूं। नवमांश कुंडली में मंगल नीच के लग्न में, ये ठीक नहीं है। शनि चंद्रमा का धन भाव में बैठना, यहां भी विष दोष। जन्म कुंडली में सूर्य मकर के हो रहे हैं, वर्गोत्तम है। ये सूर्य आपके पास प्रभावित था, आपका बल आपके पास था, आत्मविश्वास भी था, क्योंकि यहां भी वो 10 नंबर में बैठे हैं, अच्छे भाव में हैं। यहां भी आपके व्यक्तित्व के ऊपर उसका प्रभाव डलेगा और पड़ेगा, क्योंकि वो मकर के ही हो रहे हैं। गुरु और शुक्र का अष्टम में जाना, ये कमजोर। यहां पे गुरु कमजोर क्योंकि बाहर, यहां पे गुरु कमजोर। क्यों? क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों अष्टम में। शुक्र वर्गोत्तम है, पर वो निगेटिव ही रहेंगे, क्योंकि भाव अच्छा नहीं है। प्रभाव था उनके पास, पर कमजोर हो गया। अब शुक्र की दशा भी चल रही है, जो आपकी कुंडली के लिए सप्तमेश होते हैं, अष्टम भाव में गए हैं, ये कमजोर होता है। देवी दुर्गा जी को मनाइए। जब कुछ भी ना बचे तो उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। देवी दुर्गा जी के कवच का पाठ प्रत्येक शुक्रवार को या प्रत्येक दिन कम से कम 3 बार जरूर किया करिए, और काम करिए। इसके वजह को ढूंढने के पीछे और उसके पीछे ज्योतिषियों के चक्कर लगाने और उनको माथा पटकने का कोई मतलब नहीं होता। मैं समझता हूं कि व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। आपका काम आपके पास है, आपकी भुजाएं आपके पास हैं, तो किसी से पूछने और किसी के सामने तोतली भाषा का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपसे मजबूत कोई है तो जरा दिखा दो मुझे। कहां भटकते हैं आप लोग? और क्या सवाल है कि बचपन से मिली गरीबी का मतलब, ये क्या सवाल है? और क्या पूछ रहे हैं आप? आपको पता भी है 1976 के हैं आप। आपका आत्मविश्वास तो इतना होना चाहिए कि सामने की पहाड़ भी ढह जाए। सवाल ही गलत है।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मेरे सिंपैथी को प्राप्त कर लेंगे तो मुझसे नहीं होगा, वो मैं नहीं करता। और दरअसल एक बात बता दूं तो ये होना भी नहीं चाहिए। आपके पास आपकी भुजाएं हैं, उसका इस्तेमाल करिए। और ग्रह अगर बाहर जा रहा है, ये आप अगर ग्रह के चक्कर में पड़े हैं तब तो ये बात आपको पता चल रही है। अगर आप ज्योतिषी के पास नहीं जाते तो ये भी पता नहीं चलता। तो फिर इससे संदेह करने वाली कोई बात होती ही नहीं है। आपका सूर्य आपके पास था, आपका दिमाग आपके माथे पे सवार है, यहां बैठा है वो, इसका इस्तेमाल करिए। और परमात्मा की शरणागति भी जरूरी है। अगर कुछ छूट रहा है इसका मतलब है कि आपने कुछ छोड़ा है, और वो क्या? तो ईश्वर पे भरोसा, ईश्वर पे विश्वास। और अपना पथ प्रदर्शन किसी व्यक्ति को बनाने से ज्यादा आवश्यक है कि परमात्मा के साथ अपनी गांठ को जोड़ लो। और अगर सुख चाहते हो तो कम से कम किसी के साथ अपने संबंधों को इस आधार पर मत बना लो कि वो मुझे सुख देगा ना। कुछ भी आपको कोई देने वाला नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये दुनिया तो ऐसे ही भूखी नंगी है, ये आपको क्या देगी? ये बात मैं पूरे होश और हवास में बोल रहा हूं और आपको भी यही बात सिखाना चाहता हूं। ये दुनिया भूखी और नंगी दोनों है। यहां से प्राप्त करना है तो खुद के बदौलत और अपनी भुजाओं पे ही बल और उस पे ही भरोसा रख के। यहां के लोग आपको दे नहीं सकते, पर निकालना पड़ता है, तो निकालो। और ये सवाल पूछना बंद करिए कि बचपन से मिली गरीबी का। बचपन में सब कोई गरीब ही होता है पैदा सर। मैं भी अमीर नहीं था और ना हूं, और आप भी नहीं थे, और ना कोई भी अमीर कहां हुआ था। और मरता कौन है अमीर होकर के, और जीता कौन है गरीब होकर के? ना, ये तो आपके कर्मों का परिणाम होता है। खुद से उपजाइए, शक्ति आपके पास निहित है, उसको समझिए और ये सवाल पूछना बंद करिए। अगली कुंडली पे आता हूं। अगली कुंडली उमेश शाह जी की है। 11 जनवरी 1981 22:20 समस्तीपुर बिहार से ये कुंडली कन्या लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में शिक्षा है और व्यक्ति के पास अनुभव भी है, क्योंकि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे थे तो व्यक्ति के सुख को कमजोर जरूर कर रहे हैं। व्यक्ति को सांसारिक सुख की स्थिति को कमजोर होते देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, बताता हूं। जन्म कुंडली में यहाँ के अधिपति बनते हैं गुरु, और वो जाकर के जन्म कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं जो कि रोगेश होता है। और यहाँ पे सूर्य और शुक्र जैसे ग्रह बैठे हैं। वो सूर्य 12वें भाव के अधिपति हैं और धन भाव के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं। तो 12वें के अधिपति और धन के अधिपति एक साथ आकर के सुख में बैठ गए, तो ये कमजोर हुआ। इस भाव का कारक ग्रह होता है चंद्रमा। वो अकेले है और अकेला बैठा है, वो पापक भी है। और उसको जरा देखिए तो शनि देख रहे हैं जो कि रोगेश होते हैं, और गुरु देख रहे हैं जो कि सुखेश होते हैं। तो गुरु चंद्रमा का योग बना। रोग भाव के अधिपति के साथ बैठने के कारण व्यक्ति के पेट में समस्याएं भी हो सकती हैं, आलसी भी है व्यक्ति थोड़ा सा, और उसके काम में विलंब भी होता है। पर सूर्य और शुक्र यहाँ पे बैठ करके इस भाव को कमजोर कर रहे हैं। यहाँ पे जरा विचार करिए तो आपकी कुंडली में बुध अस्त हो रहा है, क्योंकि 4 अंश का है और सूर्य 27 अंश के हैं, बदल करके वो अस्त हो रहे हैं। बुध, मंगल और केतु का बैठना। अब जरा विचार करिए तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति मंगल उच्च के हो रहे हैं, और जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति के साथ अष्टम और दशम इन दोनों भावों के अधिपति राहु के प्रभाव में आ गए। इस वजह से कहीं ना कहीं कमजोरी है। पर राहु यहाँ पे कर्क के हो रहे हैं, जिसका अधिपति जन्म कुंडली में अकेला छत विछत हो रहा है, वो परेशान है और कुंठित है। इस वजह से ये बात बन रही है। अब जरा विचार करता हूं कि व्यक्ति की समस्याओं का अंत कब होगा। तो शुक्र की दशा अभी आपकी कुंडली में आने वाली है मार्च से। ये थोड़े से परेशानी को कम करने वाले होंगे, पर वो मूलतया समस्या का अंत 4 साल के बाद 2024। तब तक देवी दुर्गा की उपासना, बजरंगबली के प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार, क्योंकि आपकी राशि जो है वो मीन की है, तो आने वाली है इस पे 7.5। तो इस वजह से अभी से ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। घर में सुंदरकांड का पाठ आपको कर लेना चाहिए, और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर किया करिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली अनुज भट्ट जी की है। यह है टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड से। 26 दिसंबर 1996 2:25। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की। पर यह कुंडली थोड़ी कमजोर मुझे दिख रही है, क्योंकि लग्न खाली, चतुर्थ खाली, जितने भी ग्रह हों अगर भरे हों, प्रत्येक घर में कोई ना कोई ग्रह बैठा होना चाहिए, नवग्रह। और अगर केंद्र खाली हो, त्रिकोण खाली हो, तो कुंडली को बल कम मिलता है और कुंडली में समस्या दिखती है। और जरा इनकी कुंडली की स्थितियों को समझिए तो लग्न खाली, चतुर्थ खाली, सप्तम खाली, दशम खाली और त्रिकोण में खाली। यहाँ के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं, धन भाव का संबंध बना रहे हैं केतु के साथ, पर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं 6ठे और 12वें में है। तो ये एक नेगेटिव पक्ष हो रहा है। ऊपर से संतुलन कम, क्यों? क्योंकि चंद्रमा खाली, अकेले, कोई भी आगे पीछे ग्रह नहीं। उनको
देख रहे हैं गुरु और 12वें 11वें भाव के अधिपति सूर्य और 12वें भाव के अधिपति बुध। तो गुरु बुध और सूर्य एक साथ बैठ करके चंद्रमा को देख रहे हैं। तुला लग्न की कुंडली, लग्न के अधिपति वाणी भाव में व्यक्ति को काम करना चाहिए। अभी आपके पास 4 साल का वक्त है, मेहनत करना चाहिए पढ़ाई पे और नौकरी लेने का प्रयास भी कर लेना चाहिए। अभी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा वक्त, तो मैं कह रहा हूं कि अभी थोड़ा मुश्किल भी है, पर बहुत अच्छा वक्त 2029 से आने वाला है, जब आपकी कुंडली में भाग्येश की दशा बैठेगी तब। एक बात और बताता हूं, ये कुंडली मुझे ऊर्जा में कम दिख रही है। इसके पास ऊर्जा है पर वो व्यय ज्यादा हो रही है। व्यक्ति कंफ्यूजन में ज्यादा है और परेशान भी ज्यादा रह रहा है। उसको सही दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण व्यक्ति कई बार भटकाव में भी है। आपका भाग्य आपके साथ है, उसका लाभ उठाइए, क्योंकि गुरु और चंद्रमा का संयोग होना और चंद्रमा का सूर्य के साथ सप्तमस्थ जाकर के बैठना, बुध और सूर्य का सारे के सारे विद्वान ग्रह और नैतिक तत्व के ग्रह जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में हैं और चंद्रमा से युति मतलब उनकी दृष्टि का संबंध बन रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए और निस्संदेह व्यक्ति को धार्मिक क्रियाओं से युक्त होकर के ही अपने जीवन की नैया पार करनी चाहिए। लग्न कुंडली में लग्न का अधिपति अगर द्वितीय भाव में बैठा हो और वो भी शुक्र महाधनी योग लगा रहा हो और साथ ही साथ जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति बुध जाकर के अगर पराक्रम भाव में बैठे हो तो ये दुह स्थान है और त्रिक भाव में बैठे हैं तो ये स्थिति अच्छी होगी, खराब नहीं होगी। व्यक्ति मेहनत करे, आगे बढ़िए। हाँ, 10वें स्थान की बात करता हूं तो धर्म कर्माधिपति योग। तो कर्म करना है किधर? जो धर्म से जुड़ा हो। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जो अधर्मी बनाए, जो विधर्मी बनाए, जो आपको गलत और कुसंगति में डाले। क्यों? क्योंकि मंगल और राहु का प्रभाव, शनि और मंगल का प्रभाव, शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जब छठे भाव से बन जाता है तो व्यक्ति कई बार झगड़ालू भी हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी कुंडली में अभी प्रयास करिए, कम से कम आपको मैं कहूंगा 2023-24 तक अभी आपको प्रयास करना चाहिए, ताकि किसी दूसरे के यहां नौकरी मिल जाए या कोई प्राइवेट सेक्टर की नौकरी मिल जाए, या फिर जो आप कर रहे हैं उस पढ़ाई को अभी 4 साल और जारी रखिए। तब जाकर के इस मेहनत का परिणाम आपको 8 से 9 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि ये अभी जो वक्त चल रहा है वो पराक्रम करने का चल रहा है। अभी बैठ करके खाने का वक्त नहीं चालू हुआ है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली और आखिरी कुंडली है शनि रंगा जी की। यह है हरियाणा भिवानी से 16 अगस्त 1997 19:48 पे। बड़ी परेशानी से घिरा हूं। इन्होंने पूछा है, अरे भाई तो भगवान के पास जाइए, और भगवान के पास नहीं खुद के पास जाइए। राहु की दशा चल रही है ना, इस वजह से परेशान है। एक लाजवर्त धारण कर लीजिए तत्काल प्रभाव से शनिवार के दिन। और आपकी कुंडली कुंभ लग्न की बनती है। कुंडली बहुत अच्छी है क्योंकि लग्न के अधिपति धन भाव में महाधनी योग, गुरु चंद्रमा 12 में है, चंद्रमा नीच के गुरु के साथ बैठे हैं और इस वजह से वो प्रभावित भी कर रहे हैं अपने आप को नेगेटिव। तो व्यक्ति की बुद्धि जो है वो भ्रमित हुई है और दिमाग में ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी के छत्ते बने हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से दशम खाली, चतुर्थ खाली और पंचम भी खाली। यहां पे बैठा भी है तो मंगल, और यहां वो बैठा है कहां का अधिपति होकर के जन्म कुंडली में प्रतियोगिता भाव का अधिपति, प्रतियोगिता नहीं पराक्रम भाव का अधिपति होकर के उसको देख रहा है। मेहनत करिए, आपके पास तो मेहनत भी है। कम से कम किसी के पास मेहनत नहीं होती, कोई अकर्मण्य होता है, आप तो वैसे नहीं हैं। कुंभ लग्न के हैं, दार्शनिक हैं, शांतचित्त होकर के अपने मन को एकत्रित करके, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी का चंद्रमा, उसके पास बल बड़ा बेहतरीन है और वो है बलवान, पर बाहर गया है तो उसको थोड़ा बल देना होगा। शिव जी के मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल अर्पित करिए। और आपकी कुंडली में तो बुध राहु, आप तो आपके जैसा तो कोई बुद्धिमान है ही नहीं। ये तो इतना बुद्धिमान बना देगा कि व्यक्ति को कहना ही नहीं है। पर हाँ, जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति छठे में गए हैं, विवाह मिलाकर के करिएगा क्योंकि शुक्र और सूर्य का प्रभाव बन रहा है। शुक्र भी अष्टम में गए हैं तो इस वजह से कई बार परेशानी देते हैं, क्योंकि सुख के अधिपति होकर के अष्टम में गए हैं, इस वजह से परेशानी दिख रही है। माता दुर्गा की उपासना या देवी का प्रत्येक दिन दर्शन, या फिर शिव जी को प्रत्येक दिन 1 लोटा जल और सूर्य को अर्घ, और साथ ही साथ बजरंग बली के हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि मकर राशि है। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगर इन लोगों में से जिनकी भी मैंने कुंडलियां देखी हैं, अगर कोई सवाल होगा तो निसंदेह मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। विद्या विनय संपन्न बनाती है और विनय योग्यता लेकर के आता है। योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन धर्म से आता है, और धर्म के पास जब आप जाते हैं तो फिर सुख की प्राप्ति हो जाती है। बस यही इतनी सी बात है। तो जरा विचार करिए, आप अगर विनय संपन्न नहीं होते हैं और विद्या अध्ययन नहीं करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान है। और विद्या है कहां? हमारे पूर्वजों के पास, हमारे वेद ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में। इन सब का भी अध्ययन जरूरी होता है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो
जो चैप्टर, वो पता नहीं, जो भी आपके पास है, आपके सिलेबस की जो पुस्तकें हैं उसमें प्रायोगिक विद्या है, वो आपको इस समय पे, इस तत्काल में कैसे जीना है ये सिखाती है। पर वस्तुतः उसके अंदर की बात तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है, जिसका जरूर ही अध्ययन अध्यापन कर लेना चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने कुछ इसी तरीके से। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।